हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 70th 1 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केजीएस के टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये टेस्ट नंबर 1 है, फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट सीरीज नंबर 1। इसमें सारा सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चंस मिला हुआ रहेगा। 150 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे और लगभग सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चंस मिक्स रहने वाला है, जैसा कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो पिछले बार भी हम लोगों ने 70th बीपीएससी के टाइम किया था, जो कि काफ़ी हद तक एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आया था केजीएस के टेस्ट से, और इस बार भी आने की संभावना है। तो आप लोग तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। एक का राइट आंसर ऑप्शन बी, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 301 यहाँ पर आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 जो होता है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका अर्थ होता है कि नागरिक बिना किसी अनुसूचित प्रतिबंध देश के भीतर व्यापार, कारोबार और यात्रा के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सी वाला आ जाएगा, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होता है। तो ये जो आदर्श आचार संहिता प्रभावी होता है वो होता है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद जब उसका डेट अनाउंस कर दिया जाता है तो फिर वो आचार संहिता लागू हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 का राइट आंसर ए। अगला यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे की उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। एक नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महानियंत्रक लेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद छोड़ने के बाद भी अन्य पद के लिए पात्र होता है। तो वह पद छोड़ने के बाद अन्य किसी पद के लिए पात्र नहीं होता है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत का महान्यायवादी सरकारी सेवक नहीं होता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक कंपनी में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये नियुक्त आप नहीं कर सकते, नियुक्त यहाँ पर नहीं किया जाता है। 2 नंबर यहाँ पर भी गलत हो गया। तीसरा नंबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपको यहाँ पर नहीं हटाती है। राष्ट्रपति को अगर हटाना होता है तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को यहाँ पर सिफारिश ली जाती है। तो ये 3 नंबर भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। और 4 नंबर है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार का कोई बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर ये भी गलत है। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा था। तो कथन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर चारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के भाग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दिया है। तो स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दिया आपका यहाँ पर समान नागरिक संहिता यूसीसी, जो कि आर्टिकल 44 में दिया गया है, और ये आता है डीपीएसपी में, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, भारत में डबल जियोपार्डी के संरक्षण की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये जो जियोपार्डी होता है वो होता है कि एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 20 के 2 में, आर्टिकल 20 के 2 में यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक गलती के लिए किसी को 2 सज़ा नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, यदि किसी पंचायत को उसके गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या है। अगर समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो इसे केवल शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। फिर से जो वह पुनर्गठित होगा वह उसके शेष कार्यकाल के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे केवल शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। अगला यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला नंबर कथन दिया गया है, इसकी स्थापना 1994 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके और नीतिगत सुधारों की सिफारिश की जा सके। तो साथियों, इसकी स्थापना यहाँ पर 1994 में नहीं किया गया था, ये 1992 में किया गया था। तो ये वाला कथन आपका पहला कथन गलत हो गया। दूसरा नंबर कथन है, इसकी अध्यक्षता न्यायिक सेवाओं की पृष्ठभूमि वाली महिला होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, एक महिला ही होना चाहिए यहाँ पर। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि इसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से होना चाहिए। ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर नीचे पूछ रहा था उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन हो जाएगा 2 और 3। तो कथन 2 और 3 में जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन और भत्ता होता है वह उसका निर्धारण ये संसद करती है। संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है इसका निर्धारण। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन को चुनना है। पहला नंबर कथन है कि किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। तो ये यहाँ बिल्कुल सही है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। और दूसरा नंबर ऑप्शन से कि राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो राज्यपाल एंग्लो इंडियन वाला ये पहले था, ये पहले प्रावधान था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा विधानसभा और में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का सदस्यता का यहाँ पर नामांकन समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। तो ये एंग्लो इंडियन वाला पहले था, अभी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा था। अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को जो पद का शपथ दिलाता है वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही उनको यहाँ पर शपथ दिलाते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की नामांकन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से लिया गया है। तो सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये 12 का और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन यहाँ पर आर्टिकल 167 में, अनुच्छेद 167, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित सिद्धांतों और परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति की इच्छा से दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये दूसरी बार नियुक्त नहीं कर सकते हैं, दूसरी बार नियुक्त करने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1 वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दूसरा नंबर है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा नंबर ऑप्शन है कि वरिष्ठता का सिद्धांत एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द्वारा निर्देशित की होता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ नीचे पूछ रहा था उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 जिसमें होगा ये यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के में अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसके परिणाम को जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है यह है जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, ई रूपी के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पूछ रहा है कि ई रूपी जो होता है उसका क्या क्या लाभ है। यहाँ पर नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ सही कथन का चयन करना है। पहला नंबर है कि यह भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ई रूपी एक प्रकार का ये डिजिटल रुपया होता है, तो भौतिक मुद्रा की छपाई यहाँ पर कम हो जाता है। दूसरा है कि यह वाणिज्य बैंकों में तरलता को कम करता है। ये किसी भी प्रकार का तरलता को यहाँ पर कम नहीं करेगा। और तीसरा नंबर ऑप्शन है कि यह मुद्रा की निगरानी को बढ़ाता है। तो मुद्रा की निगरानी को यह बढ़ाता है क्योंकि ये डिजिटली रूप से मुद्रा की यहाँ पर निगरानी में आ जाता है। तो यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी में यहाँ पर है 1 और 3, केवल 1 और 3। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ये प्रगतिशील कर प्रणाली को जो प्रभावित करेगा यह आय बढ़ाने पर कर की दर को बढ़ा देता है। आय बढ़ाने पर कर की दर बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन का जनक है वह है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया यहाँ पर ऑप्शन बी में हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर गरीबी से जो संबंधित नहीं है वह हो जाएगा नरसिम्हा समिति। बाकी ये वाई के अलग समिति ये गरीबी से है, एन सी सक्सेना समिति ये भी है, और रंगराजन समिति ये भी गरीबी से है। नरसिम्हा समिति यहाँ पर गरीबी से नहीं होगा। नरसिम्हा समिति यहाँ पर गलत हो जाएगा। नरसिम्हा समिति यहाँ पर भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से यहाँ पर संबंधित था। तो यहाँ पर पूछ रहा है गलत कथन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसर लागत को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है। तो अवसर लागत को जो सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करेगा वह होता है त्याग दिए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य। यहाँ पर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य रूप से अवसर लागत का मतलब होता है कि वह लाभ जो आप तब खो देते हैं जब किसी एक विकल्प को चुनते समय दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी, त्याग दिए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य। अगला 21 नंबर प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का वर्तमान सीमा कितनी है। तो एफडीआई यहाँ पर अभी 100% है, तो यहाँ हो जाएगा 100%। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, क्रांति और संबंधित उत्पादों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस साइड आपका यहाँ पर क्रांति दिया गया है और यहाँ उत्पादन। पहला नंबर ऑप्शन है कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति यहाँ से दूध उत्पादन से था, वर्गीज कुरियन, तो श्वेत क्रांति हो जाएगा दूध उत्पादन। और सी नंबर है कि सिल्वर फाइबर क्रांति, तो सिल्वर फाइबर क्रांति ये सिल्क उत्पादन से नहीं है। सिल्वर फाइबर क्रांति यहाँ पर आपका कपास उत्पादन से होता है, कपास। तो यहाँ पर पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ये यहाँ पर गलत है। और चौथा है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से होता है, ये बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था, तो ये गलत कथन पूछ रहा था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी, साइबर फाइबर क्रांति किससे होगा, ये कपास से होगा, सिल्क से नहीं होगा। अगला यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, कथन है और कारण है। कथन क्या है, व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं होकर दर्शाता है। व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए वाला कथन गलत है, क्योंकि किसी देश का व्यापार संतुलन उसका अनुकूल यानी कि सकारात्मक या प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक ये हो सकता है। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो ए वाला कथन यहाँ पर गलत है। और कारण क्या दिया है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात ही व्यापार संतुलन कहलाता है। तो सेवाओं का निर्यात आयात नहीं होता है, व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के आयात निर्यात और आयात के मूल्य के बीच अंतर दर्शाता है, ना कि सेवाओं का। तो यहाँ पर सेवाओं का दिया हुआ है, ये भी गलत है। तो कथन और कारण दोनों गलत है।
तो कथन और कारण कारण दोनों गलत है, यहाँ पर ऑप्शन डी में हो जाएगा। ए और बी दोनों असत्य हैं। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में औद्योगिक नीति का निर्माण या अंगीकरण नहीं किया गया है? तो पहला नंबर है 1948। 1948 में किया गया था प्रथम औद्योगिक नीति, जो कि प्रस्ताव पारित किया गया था। और दूसरा है 1952। तो 1952 में कोई नहीं किया गया, 1952 में नहीं किया गया। 1952 में कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का औद्योगिक नीति बनाई ही नहीं गई थी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा है 1956। तो 1956 में द्वितीय और सबसे व्यापक औद्योगिक नीति यहाँ पर प्रस्ताव किया गया था। और चौथा है 1991। तो 1991 में यहाँ पर नई औद्योगिक नीति लाई गई थी, जिसका मुख्य जोड़ क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे कि हम लोग LPG कहते हैं। तो ये यहाँ पर 1948, 1956 और 1951 में किया गया था और 1952 में नहीं किया गया था। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर कथन है कि इसे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है कि यह योजना अल्पकालिक योजना पर आधारित है। तो ये अल्पकालिक योजना पर नहीं होगा, ये दीर्घकालिक योजना पर आधारित है और केवल नई सुविधाएं जोड़ने पर केंद्रित है, मौजूदा सुविधाओं को उन्नत नहीं करती है। तो ये मौजूदा सुविधाओं को भी उन्नत करती है, ये यहाँ पर भी ये गलत है। तो 2 वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल 1 सही है। तो केवल 1 यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, बैंगनी अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके आकलन को बढ़ाता है? तो बैंगनी अर्थव्यवस्था के यहाँ पर बारे में पूछ रहा है। तो बैंगनी अर्थव्यवस्था, जिसे कि देखभाल अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? केयर इकोनॉमी। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना और उसे केयर करना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केयर अर्थव्यवस्था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो IMF की स्थापना यहाँ पर 1945 में हुआ था, 1945। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बोटल नेक मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? तो ये जो बोटल नेक मुद्रास्फीति है वो होता है उत्पादन में जब किसी प्रकार का बाधा आता है और उससे होने वाली जो मुद्रास्फीति होती है उसे कहते हैं बोटल नेक मुद्रास्फीति। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति। अगला 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था यहाँ पर होता है संतुलित और स्थिर समष्टि आर्थिक नीति, जो स्थिर रहता है, संतुलित रहता है, उसे क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी में हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में बायो विलेज 2.0 पहल की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर बायो विलेज 2.0 पहल का शुरुआत यहाँ पर त्रिपुरा में किया गया था। त्रिपुरा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। पहली बार 2018 में शुरू किया गया था त्रिपुरा में। और इसका उद्देश्य होता है कि जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी यानी कि जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को एकीकृत करके उसमें सतत विकास करना होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। पहली बार कब हुआ था? तो 2018 में। अगला 31 नंबर प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला नंबर कथन है कि इसकी कार्यवाहिता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है कि इसका उद्देश्य राज्यों और जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव प्रक्रियाओं को एक समान बनाना है। तो ये यहाँ पर ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, एक और भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, NPS वत्स्यालय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? NPS
तो पहला नंबर कथन है कि सभी नाबालिग नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं, ये सही है। और दूसरा नंबर है कि खाता किसी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और इसे माता पिता या अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो नाबालिग के खाता खोलने के लिए ये किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा है कि इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर ये वित्त मंत्रालय नहीं होगा, इस योजना को यहाँ पर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक और बी यहाँ पर दो सही है, एक और दो कथन एक और दो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। अगला यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। पहला नंबर कथन है इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है कि इसे मूल रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर औद्योगिक जल के लिए नहीं किया गया है, बल्कि ये समुद्री जल के लिए किया गया है, समुद्री जल के उपचार के लिए किया गया है। तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और तीसरा नंबर ऑप्शन है कि इसकी बहुस्तरीय मेम्ब्रेन संरचना निम्न दाब की स्थिति में स्थायित्व में सुधार लाता है। तो ये निम्न दाब में नहीं लाता है, बल्कि ये उच्च दाब में लाता है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर गलत है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर केवल एक सही है। सही कथन का चयन करने के लिए कहा रहा था, यहाँ पर ऑप्शन ए 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ यहाँ पर साझेदारी किया है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने MAL यानी कि नामक एक नए रक्त समूह की पहचान की है। तो MAL नामक नए रक्त समूह की पहचान यहाँ पर ब्रिस्टल विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है। तो कुष्ठ रोग मुक्त यहाँ पर जॉर्डन को किया गया है, जॉर्डन मुक्त हो गया है कुष्ठ रोग से। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियो पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क के नामित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है कि भारत में 23 जियो पार्क हैं। तो साथियों, भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। विश्व भर में कुल 229 जियो पार्क हैं, लेकिन इसमें भारत में एक भी स्थित नहीं है। तो 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि ये एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र हैं जो संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों की रक्षा करता है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही है, यानी कि सी ऑप्शन सी में है केवल 1 और 3। दूसरा मैं बोल रहा था भारत में 23 जियो पार्क, यानी कि भारत में एक भी नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के मामले में कमी लाने के लिए कैंसर मानसून पहल शुरू किया है। तो कैंसर मानसून पहल ये शुरू किया है क्वाड देशों ने किया है। क्वाड यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है NP सिंह। NP सिंह यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया जा रहा है। तो सबसे ऊंचा बांस टावर यहाँ छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। तो सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया आपका ये ऑप्शन ए में है, ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब। ओलेग निकोलेंको और निकोलाई चुब,
ये कितने दिन तक रहे? तो 370 दिन 21 घंटा और 22 मिनट इनका रहने का विश्व रिकॉर्ड है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व स्वच्छता दिवस पहली बार मनाया गया 20 सितंबर 2024। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्ल्ड क्लीन अप डे 20 सितंबर 2024। अगला 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन फोरकास्टिंग पहल का नाम क्या है? तो भारत का पहला फैशन फोरकास्टिंग हो जाएगा बीजीओ नेक्स्ट। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बीजीओ नेक्स्ट। अगला यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग यानी कि टीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला नंबर कथन है कि यह माइकोबैक्टीरियम लेपी जीवाणु के कारण होता है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर किस कारण से होता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण होता है, और ये मुख्य रूप से आपका फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ये यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर ऑप्शन है टीबी के सामान्य लक्षणों में बुखार, थकान और वजन का घटना शामिल है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये इसका लक्षण है टीबी का। और तीसरा नंबर है कि यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। तो ये सही है, एक प्रकार का ये संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पर बी में है। एक वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियस यहाँ पर इससे नहीं होगा, ये होगा ट्यूबरक्लोसिस। पैंतालीस नंबर प्रश्न यहाँ पर, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया गया है? तो महिलाओं के शोषण के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी। मुख्य रूप से जो डॉक्टर के साथ जो बलात्कार जैसी समस्या हुई थी उसके कारण यहाँ पर बनाया गया है अपराजिता महिला बाल एवं विधेयक। अगला 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रथम खेल अकादमिक और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार प्रथम खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन यहाँ पर नालंदा जिला में किया गया है, बिहार के नालंदा जिला। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य तत्वों के सप्तांग सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? तो सप्तांग सिद्धांत को मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है वह राज्य साम्राज्य का जनपद और अन्य प्रशासनिक इकाई में विभाजन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, जनपद को यहाँ पर प्रभावित करता है सप्तांग सिद्धांत। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी विवरण में गुप्त काल के दौरान महिलाओं द्वारा आत्मदाह यानी कि सती की प्रथा का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा फाइयान। फाइयान यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी, फाइयान। और फाइयान किस किस में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का विवरण किया जिसमें सती जैसी सामाजिक प्रथाएं उसमें शामिल थी। तो सती प्रथा के बारे में बताया था फाइयान ने। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध यानी कि 10 राज युद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह यहाँ पर पढ़ा दिया गया कि यह युद्ध यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो रावी नदी के किनारे, जिसको उस समय कहते थे पुरुषनी। तो ये यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर है कि यह भारत और जनजातियों के मध्य जिसमें पुरुष तथा द्राहु शामिल थे के बीच संघर्ष था। ये सही है, जनजातियों के बीच यहाँ पर संघर्ष किया था। तो केवल यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा था तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मेगालिथिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला नंबर कथन बोला जा रहा है, मेगालिथिक या महापाषाण स्थलों में काले लाल मृदभान के प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये कई प्रकार के काला, लाल, ग्रे, जंग लगा हुआ बर्तन सभी प्रकार का यहाँ पर प्रमाण इसका मिला है, साक्ष्य मिला है। तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा नंबर है कि मेगालिथिक या महापाषाणकालीन समाज
काफ़ी हद तक बहुजातीय था, तो ये बहुजातीय नहीं था, ये समरूप समास था, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? सही एक भी नहीं है, यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं। तो ए और दो, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्न को कवर किया। पहला सेट था यहाँ पर 50 प्रश्न, और पार्ट 2 में यहाँ पर 50-50 करके यहाँ पर पूरा सेट को यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए।